हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 2 है रिलेशन फंक्शन में, जिसमें मैं आपको केस स्टडी की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं अपने चैनल पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप अपने चैनल को सर्च करते हैं तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या सर्च करना है आपको। हर चीज अवेलेबल है अपने चैनल पे। ठीक है, जैसे ये प्लेलिस्ट पे आप जाते हो तो अगर आपका टारगेट जेई है तो जेई को देख सकते हो, अदरवाइज आप जेई को नहीं देखते हैं तो क्या होगा। देखो, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर यहीं पे देखो क्लास 12 एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, इस पर क्लिक कर देना, आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो अवेलेबल है पेपर टाइम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से मैंने पूरा सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट में जाके। चलो हम लोग अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा है, सेरेलिन एंड धंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 while rolling the dice. Serlin's sister Raji observed and noted the possible outcome throw. अब आपको पता है डाइस को जब थ्रो करते हैं तो आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एवरी टाइम बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। ए बी द सेट ऑफ प्लेयर। अब प्लेयर कौन कौन से हमारे, सेरेलिन एंड धंजू। तो ये देखो सेट ए दे रखा है एस कोमा डी। फिर एक सेट बी दे रखा है, सेट बी को क्या माना गया है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब है एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और जो सेट बी है उसमें हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब आपसे देखो क्या क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। बोला है कि अगर हमारा जो रिलेशन है वो बी एरो बी में हो, बी एरो बी का मतलब बी सेट में, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि तुम्हारा पहला वाला सेट में भी, यानी कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो बनाया गया यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। इस तरीके से ये बी और ये बी, इनमें रिलेशन बनाया गया। फिर लिखा है y इज डिविजिबल बाई x। y जो है वो x से डिविजिबल है, तो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये बताना है। अब आप बताओ रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, y जो है वो x से रिप्लेस हो जाता है, तो x इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, x कॉमा x का मतलब क्या होगा कि भाई y को भी x की जगह x कर, मतलब y को भी x से रिप्लेस कर दो, तो x भैया x से डिविजिबल तो हो गई। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से पूरा प्रॉपर देखना है। देखो x कॉमा वाई का मीनिंग आपको दे रखा है y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो अगर मुझे चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव को, तो रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करता हूं, x कॉमा x से, यानी y को आप x से रिप्लेस कर दो, x इज डिविजिबल बाई x। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x x से डिविजिबल होगा। अब देखो y अगर y जो है वो अगर x से डिविजिबल है, तो अब हमें ये सोचना है क्या इसका उल्टा पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब ये है अगर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या 2 जो है वो 4 से डिविजिबल है, नो क्योंकि 2/4 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। 2/4 करोगे, अब ये कहोगे सर हम तो डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट में आता है, पॉइंट वाले को डिविजिबिलिटी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यानी उल्टा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, उल्टा तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, x कॉमा वाई का मतलब हो गया y इज डिविजिबल बाई x। फिर एक कंडीशन और लेनी पड़ेगी y कॉमा जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा z इज डिविजिबल बाई y। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लो मैं y को बोल रहा हूं 4, डिविजिबल y है 2 से, ये मेरा x है और ये मेरा y है। फिर z मैंने ले लिया 16, और यहाँ पे y तो तुम्हारा 4 है, तो 16 तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो गया। अब ये z है ये y है। अब तुम्हें किसको देखना होता है, अगर तुम्हें ट्रू लाना है तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि z जो है वो x से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये ट्रू आएगा तभी तो तुम्हारा x कॉमा जेड ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। तो जरा चेक करो इस एग्जांपल से, z है 16 और x है 2,
तो क्या 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है? यस यस। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो क्या हो जाएगा आंसर? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, पहली ऑप्शन हो गया। आया समझ में? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। वीडियो को फिर से देख लो, अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको और नए क्वेश्चन जब लाऊंगा तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। और आपको कौन कौन सा चैप्टर कर लिया है कवर आपने, ये कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे पता चले मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कितने चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया। फिर राजीव वांट्स टू नो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इस बार ए टू बी है, बी टू बी नहीं है। ए टू बी मतलब ए में 2 एलिमेंट है, बी में 6 है, और नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं, नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो भाई ए में तुम्हारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे बी में तुम्हारे पास 6 एलिमेंट है। तो पहले वाले के पास भी कितनी चॉइस होंगी? 6। दूसरे वाले के पास भी कितनी चॉइस होंगी? 6। तो 6 की पावर 2, यानी कि ए पार्ट आ जाएगा। इसका आ गया ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आर बी द रिलेशन ऑन बी, बी में इस बार है और एक रिलेशन दे रखा है और बोला है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ये सारी पूछा है। एक एक करके चेक करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्सिव लिए क्या होता है कि अगर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी। तो इसमें तो 1 1 ही नहीं है, तो नहीं है। 1 2 बिलोंग कर रहा है, ये 1 2 है, लेकिन कहीं भी 2 1 नहीं है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव और चेक कर लो जरा, ट्रांजिटिव देखो है या नहीं है। देखो इसको और इसको देखूं, अगर मैं 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए कॉमा सी देखूं, अगर 1,1 को देखूं तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज 3, तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो फाइनल होगा वो डी पार्ट होगा। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखें। राजीव वांट्स टू राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखें, क्या? 2 की पावर mn होता है, 2 की पावर mn होता है आपका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 की पावर m। m क्या होता है? पहले सेट में कितने एलिमेंट थे? पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 2। n क्या होता है? दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है? 6। तो 2 की पावर 12। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक रिलेशन दे रखा है, बोला क्या होगा इनमें। चलो बी टू बी में है, तो बी टू बी का मतलब है अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होना चाहिए। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 4 5 5 भी, 6 6 भी। रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव है। चलो अभी देखते हैं और क्या क्या है। 1 2 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 2 1 तो कहीं है ही नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है ये। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव वाला हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं। सिमेट्रिक वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, सी पार्ट और ए पार्ट तो हो ही नहीं सकता। तो यानी बी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा। अब देखो ट्रांजिटिव यहां से देखना है, 1,2 दे रखा है, कंफ्यूजिंग वाला यही है 1,2 की, इसकी थ्रू ट्रांजिटिव देखना है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि अगर आपके पास ऑर्डर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा उसमें भी मैंने बताई थी बात। ट्रांजिटिव सिर्फ तब नहीं होता है, ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? ट्रांजिटिव तब नहीं होता है जब ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर जाए, उसके बाद तुम्हारा ए कॉमा सी बिलोंग ना करे, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा बी दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, इसका कोई आगे का बी कॉमा सी नहीं है, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे करते हैं, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट प्रैक्टिस। देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में पढ़ लो जरा, पढ़ लीजिए जरा फटाफट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स, सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट। मान लो यहाँ पे सेट ए है, 5 एलिमेंट्स हैं,
और सेट बी जो इसमें 6 एलिमेंट है। तो बोला नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखो अगर 1 1 है तो एक एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी। अब एक एलिमेंट तो छूटना पक्का है, अगर तुम्हें 1 1 बनाना है तो एक एलिमेंट तो छूटना पक्का है। चलो पढ़ लो आप लोग, ठीक है। A set contain 5 elements, set B contains 6 elements, number of 1 1 on to mapping from A to B। अगर 1 1 बनाना है तो एक एलिमेंट तो पक्का है छूटेगा, और तुमने पढ़ रखा है ऑन टू तब होता है जब ये कोडोमेन में 6 एलिमेंट हैं, तो इस वाले एलिमेंट की भी प्री इमेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक एलिमेंट छूट जाएगा तो फिर तो ये कोडोमेन अलग रहेगा, रेंज अलग रहेगा, तो ऑन टू तो बन ही नहीं पाएगा। अब अगर 1 1 भी बनाना है और ऑन टू बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 1 1 बनेगा तो 5 एलिमेंट 5 से कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक एलिमेंट छूटेगा जरूर, और एक एलिमेंट छूटेगा तो कभी भी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो पाएगी, तो आपके कभी भी रिलेशन मतलब एक भी नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है, तो फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू एक भी नहीं बन पाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ लीजिए जरा, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। एक एफ फंक्शन है दे रखा है, एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालना तो याद ही होगा आपको यार, आसान होता है। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इनवर्स निकालने में, एफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं, एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं वाई, और एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लो, जो भी एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आएगी वही तुम्हारा इनवर्स होता है। तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये पावर इधर पहुंच जाएगी, तो y माइनस 5 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो x होता है इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, इसी को तुम gy बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, ये जो x है ना इसी को तुम gy बोलते हो, और इसी को तुम फिर एफ इनवर्स y बोलते हो। तो ये तुम्हारा इनवर्स आ गया। अब आप कहोगे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो पूरा x में दे रखा है, तो कोई नहीं, y को x से रिप्लेस तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 की पावर 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट आ गया इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या निकालना जरा पढ़ लो आप लोग। एक एफ फंक्शन दे रखा है आपको, एक हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एफ गिवन है जिसमें डोमेन और रेंज दे रखी, डोमेन और कोडोमेन दे रखा है। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस देन फाइंड रेंज। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स को हम क्या मानते हैं वाई। अब जो लोग भूल गए रेंज निकालने का तरीका, तो मैं आपको बता दूं, एफ एक्स को मैं वाई लेना होगा, एफ एक्स को मैं वाई लेना होगा, और एक्स की वैल्यू क्या करनी होगी वाई के टर्म में निकालनी होगी, और वहां से वाई को चेक करना पड़ेगा कितना आंसर है। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई। इसको सर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 माइनस का y इज इक्वल टू 0, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b है यहाँ पे -4 है तो b -4, और c की कितनी होगी 5 माइनस वाई, x के बाद जो भी होगा वो c होगा, तो ये 5 माइनस वाई। ठीक है, तो जरा यहाँ पे x निकाल लेते हैं, तो x कितना होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x कितना आ जाएगा, b तुम्हारा -4 है तो ये माइनस प्लस कर देगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5 माइनस का y अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 है, तो यहां से x कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 16, इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 और प्लस का कितना आएगा प्लस का 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 2। अब तुम्हें अगर इस x को डिफाइंड करना है
तो x डिफाइंड तब होगा जब रूट के अंदर वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, कब पढ़ी होंगी, जब आपने रेंज निकालना सीखा होगा, रेंज निकालना सीखा होगा, डोमेन निकालना सीखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सिंपल है, रेंज कैसे निकलता है, अगर कोई रूट का टर्म आ जाता है तो रूट के अंदर वाले टर्म को कर देना पॉजिटिव, ये 0 के इक्वल। अब यहां से y जो निकलेगा, यहां से तुम्हारी जो y की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा रेंज होगा। 4 इधर आएगा तो 4y ग्रेटर देन 4, 4 से डिवाइड कर दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर मैं बोलूं कि y की वैल्यू है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, y की वैल्यू है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो रेंज क्या हो गई तुम्हारी, 1 से लेके इनफाइनाइट। आया समझ में, आगे समझ में ये क्वेश्चन। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको लगता है कि यार कुछ फास्ट है, कुछ स्लो है, जैसा भी है, और आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा कंटेंट है, तो यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।